डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के खिलाफ 1 करोड़ रुपए के हर्जाने का लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी DGISPR के खिलाफ लीगल नोटिस जारी हुआ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को डॉक्टर महरंग बलोच की तरफ से उनके खिलाफ बदनीयती पर मबनी झूठे और बेबुनियाद और हद तक आमेज बयान देने पर लीगल नोटिस भेज दिया गया है। इसकी मजीद तफसीलात क्या हैं वो मैं आपकी खिदमत में तफसील से रखूंगा, लेकिन आज सुबह ही डॉक्टर महरंग बलोच ने अंदिया दिया था और डॉक्टर महरंग बलोच ने DGISPR को चैलेंज भी किया था और मुतालबा किया था कि या तो DGISPR उन पर आयद इल्जामात के सबूत पेश करें या फिर माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करें। आज सुबह ही ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि डॉक्टर महरंग बलोच ने अपने वकला नामजद कर दिए हैं, लेकिन इस वक्त की जो इतलात हैं वो ये है कि DGISPR के खिलाफ लीगल नोटिस जारी हो चुका है, यानी 1 करोड़ रुपए के हर्जाने का नोटिस। इसके अलावा आज के विलाग में हम बात करेंगे कि वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का आबाई इलाका जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल का गढ़ बन चुका है, लेकिन वजीर आला बलोचिस्तान को फिक्र ये है कि डॉक्टर महरंग बलोच को ज्यादा से ज्यादा अरसे तक जेल में कैसे रखा जा सकता है। इसके अलावा जो अहम तरीन मामला पेश आया है वो है कि पिछले 3 रोज में जाफर एक्सप्रेस पर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। आखिर जाफर एक्सप्रेस ही शिद्दत पसंदों के निशाने पर क्यों है और शिद्दत पसंदों ने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से एक बहुत बड़ा और खतरनाक तरीन एक वार्निंग भी जारी की है। वो वार्निंग क्या है उसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में रखूंगा। और फिर आज पे दर पे OGDCL पर मुतवातिर हमले हुए हैं। ये तमाम तफसीलात आज के विलाग में शामिल होंगी, लेकिन अहम तरीन मामला कुछ और भी हैं, वो भी हम आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज MB न्यूज़, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह किया करें और मेरे व्लॉग्स को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें। तो इस वक्त हम सबसे पहले बात कर लेते हैं BYC के हवाले से, क्योंकि आज BYC के हवाले से अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से BYC के असीरों यानी डॉक्टर महरंग बलोच, बीबकर बलोच, सिफकतुल्लाह शाहजी, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, मामा गफार बलोच और चेयरमैन इमरान बलोच की रिहाई की दरख्वास्तें खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर कर दी गई हैं, लेकिन ये अपीलें इस वक्त तक इन अपीलों पर कोई नंबर तो नहीं लगा। तहम ये BYC का एक बहुत बड़ा कदम है। BYC की तमाम क़यादत पिछले 3 माह से हुदा जेल क्वेटा में 3 MPO के तहत यानी एक आमराना एक कानून के तहत पिछले 3 माह से हुदा जेल क्वेटा में बंद है। BYC की तरफ से एलामिया भी इस हवाले से जारी किया गया है और उस एलामिया में कहा गया है कि इन गिरफ्तारियों के खिलाफ सियासी तहरीक के साथ साथ कानूनी रास्ता भी अख्तियार किया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। तहम बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जज साहबान ने इंसाफ के तकाजे पूरे करने की बजाय सूबाई कठपुतली हुकूमत और रियासती खुफिया इदारों की खुशनुदी को तरजीह दी, जिसके नतीजे में मुकदमा 2 माह तक जेर इल्तवा रखा गया। 3 MPO का मुकदमा एक हाई कोर्ट के डबल बेंच डिविजनल बेंच 2 माह तक लटकाए रखे और उस पर फैसला न दे सके और उसको न निपटा सके, तो इसको हम अगर कंप्रोमाइज्ड बेंच न कहें तो और क्या कहें। बलोच यकजहती कमेटी ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। हमें उम्मीद है कि अदालत उज़्मा हुकूमत और खुफिया इदारों के दबाव और मुदाखलत को नजरअंदाज करते हुए कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले सुनाएगी। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि इस पर मुझे हंसी क्यों आ रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें बाख्तियार कहाँ रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजों के कलम तोड़ दिए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजों से सोचने समझने और आइन के मुताबिक फैसला करने का अख्तियार खत्म कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस के प्रमोशन और एलिवेशन सब के सब जुडिशल कमीशन के पास चला गया है। इस वक्त जजेस
हुकूमत के रहमो करम पर हैं, उनको कहाँ आगे जाना है ये हुकूमत ने ही तय करना है। तो इसलिए इस वक्त की जो अदलिया है पाकिस्तान की तारीख की कमजोर तरीन अदलिया इसको कहा जा सकता है, लेकिन जब ताकतवर अदलिया थी तो उन्होंने ताकत के नशे में आकर जो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर मजालिम ढाए वो भी इस तारीख का हिस्सा है। यूं समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट के दामन पर इतने गंदे और बदनुमा धब्बे लगे हुए हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट चाहकर भी धो नहीं पा रही। मुझे याद है साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बार ये लफ्ज कहे थे कि मैं सुन रहा हूं कि आइन मेरे अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यार, आइन अगर अदालत के दरवाजे पर के बाहर खड़ा हुआ है और वहां से दस्तक दे रहा है तो फिर मुझे एक जज की काबिलियत और उसके आजाद और खुद मुख्तार होकर फैसले करने पर शक होता है। तो बहरहाल ये मामला चला गया है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और इससे पहले भी डॉक्टर महरंग बलोच का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और डॉक्टर महरंग बलोच का नाम ईसीएल में जो रखा गया है वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि डॉक्टर महरंग बलोच की बहन ने डॉक्टर महरंग बलोच से मिलने के बाद जो एक पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उस पर जेल सुपरिंटेंडेंट के दस्तखत होते हैं, और फिर बहरहाल डॉक्टर महरंग बलोच से मुलाकात के बाद नादिया बलोच ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। उस वीडियो स्टेटमेंट डीजी आईएसपीआर के हवाले से भी अहम बातें की गई थी और हुदा जेल के जेल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ भी से मुतालिक भी उनकी धमकियों से मुतालिक भी अहम बातें की गई। जरा मुलाहिजा फरमा लें। मेरी बहन डॉक्टर महरंग बलोच अपने बाकी साथियों के समेत 3 महीनों से हुदा जेल में कैद है और पिछले दो हफ्ते पहले डॉक्टर महरंग बलोच के ऊपर डीजी आईएसपीआर ने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे कि डॉक्टर महरंग बलोच और उनकी जो तंजीम है BYC है वो मुसल्लह तंजीमों की प्रॉक्सी है। तो जब हमने डॉक्टर महरंग बलोच से इस बारे में कहा तो डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा कि मैं और अगर कानून मुझे इजाज़त देती है तो मैं DGISPR पे केस करना चाहूँगी। अगर उसके पास मेरे खिलाफ इस तरह के सबूत है वो आके कोर्ट में साबित करे। अगर उसके पास इस तरह के कोई सबूत नहीं है तो वो आके मुझसे माफ़ी मांगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो समीदीन बलोच ने भी बलोची में एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उसमें भी उन्होंने सेंट्रल अपना डिस्ट्रिक्ट जेल हुदा के जेल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए हैं और उनको खुफिया इदारों का टाउट करार दिया है। यानी एक जेल सुपरिंटेंडेंट एक आईजी बलूचिस्तान के मातहत चला गया जबकि आईजी जेल्स के मातहत शायद वो नहीं है। तो इसलिए डीजी अपना सुपरिंटेंडेंट जेल सुपरिंटेंडेंट कह रहा है कि जब तक आईजी साहब की तरफ से मुझे इजाजत नहीं मिलेगी, यानी आईजी बलूचिस्तान की तरफ से इजाजत नहीं मिलेगी, वो डॉक्टर महरंग बलोच के पावर ऑफ अटॉर्नी पर और वकालतनामे पर वो अपने जेल की स्टैंप नहीं लगाएगा। और जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक भी ये जो है वो उन्होंने नहीं कहा था। इसके अलावा एक सीनियर सियासतदान है आसा जफर, उन्होंने भी डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर खवातीन को जेल में रखने से मुतालिक एक अहम स्टेटमेंट जारी किया। उसमें उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम से अपील की है कि वो सड़कों पर आए और बहुत बर्दाश्त कर लिया। इस वक्त बलूचिस्तान के नंगो नामूस की हिफाजत के लिए दीगर जमातों को भी आगे आना होगा। तो इसके अलावा आज बलूचिस्तान में जो चीजें हुई हैं, पंजगूर में एक नईम वल्द सूफी जलाल को फायरिंग करके नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया और सूफी इसका जो नईम है इनका ताल्लुक डेथ स्क्वाड से बताया जाता है। हमलावर उनका सामान और असलहा भी लेकर चले गए। इसके अलावा हुशाब सीप पेक रूट पर भी कैंप फोर्सेस के एक कैंप पर रॉकेटों से और भारी हथियारों से हमला किया गया है। इसके अलावा इब्राहिम मरी बारखान, इनकी उम्र 12 साल है, इस बच्चे को भी जबरी तौर पर लापता कर दिया गया, जबकि तुर्बत से 18 साल के यावर हबीब को भी लापता किया जा चुका है। जबकि अपना माशाल्लाह होटल के करीब से कोयटा से जावेद बलोच को जबरी तौर पर लापता किया जा चुका है। तो ये तो है वो खबरें, लेकिन अहम तरीन जो मामला है
वो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान और डॉक्टर माहरंग बलोच और डीजी ISPR का है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज अपना सिंध के इलाके यानी बलोचिस्तान के सरहद से मुलेका जेकबाबाद के मकाम पर एक अपना रिमोट कंट्रोल बम के जरिए जाफर एक्सप्रेस को और धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में जाफर एक्सप्रेस की 6 जो बोगियां थी वो पटरी से उतर गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब 2 रोज कबल की अगर मैं बात करूं तो मच के इलाके में आब गुम के मकाम पर भी जाफर एक्सप्रेस को हादसे से दो चार करने के लिए पटरी पर एक रिमोट बम लगाया गया था और उसके फटने से पटरी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा था। लेकिन इस हमले की जो रिस्पांसिबिलिटी है जेकबाबाद वाले की और आबे गुम की, बलोच रिपब्लिकन गार्ड BRG ने जिम्मेदारी कबूल की है। मैंने आपसे इब्तिदाई में कहा था कि आखिर जाफर एक्सप्रेस ही क्यों निशाना बन रही है। मार्च 2023 में आपको पता होगा कि जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर दिया गया था, उसमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान भी हुआ था। तो अब जाफर एक्सप्रेस ही क्यों निशाना बनती है या क्यों शिद्दत पसंदों के निशाने पर है, इस हवाले से जो BRG यानी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है, उसमें एक तो उन्होंने इसकी रिस्पांसिबिलिटी कबूल की है और दूसरा उन्होंने एलामिया में कहा है कि जो रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के कंटेनरों पर जो हमला हुआ है उसकी भी हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गया था कि रिकॉर्डिंग के कंटेनर्स पर भी बहुत बड़ा हमला हुआ है। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस को उन्होंने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस को पाक फौज अपने एहलकारों की नकल और हरकत के लिए इस्तेमाल करती है, इसलिए जाफर एक्सप्रेस शिद्दत पसंदों के निशाने पर है। ताहम उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में जाफर एक्सप्रेस पर हमारे हमले इंतहाई खतरनाक होंगे। आपको याद होगा कि जाफर एक्सप्रेस को जब हाईजैक किया गया था तो उसके पीछे पूरा इंडियन मीडिया और इंडियन प्रॉक्सी सामने आई थी। तो इसके अलावा डेरा बुगटी में हमले हुए हैं OGDCL पर मुख्तलिफ मकामात पर, उसमें जो उनकी मशीनरी थी उसको भी नजर आतिश किया गया और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि उसमें कमोबेश OGDCL के 3 एहलकार जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि 3 जख्मी हैं और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो 4 एहलकारों को वहां से अगवा कर लिया गया है और इसकी जिम्मेदारी BRA बलोच रिपब्लिकन आर्मी ने कबूल की है। तो इसके अलावा जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे इब्तिदाई में बात की थी वजीर आला बलूचिस्तान के हवाले से, वजीर आला बलूचिस्तान ने रिसेंटली बजट पेश किया और उन्होंने दावा किया था, आपको मैंने बताया था कि 92% बजट का हमने इस्तेमाल किया है। वाहिद सूबा बलूचिस्तान है जिसने ये इस्तेमाल किया, लेकिन वाहिद सूबा बलूचिस्तान जिसके तमाम तरक्याती मंसूबे फाइलों की हद तक महदूद है। बलूचिस्तान में कोई तरक्की नहीं है। बलूचिस्तान में यहां तक कि वजीर आला का अपना आबाई हल्का इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। पिछले दिनों आपने देखा था कि हजारों लोग सड़कों पर निकल आए थे और उन्होंने एहतजाज किया था। इस वक्त वजीर आला का जो आबाई इलाका है वो यूं समझ लें कि जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल का गढ़ बना हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखें तो वजीर आला का जो भाई है वो वहां का गैर एलानिया सरकारी गुंडा बना हुआ है। वहां पर असला लेकर चलना और फिर शिद्दत पसंदों से जंग के दावे करना, ये एक ड्रामा ठकोसला कि बलूचिस्तान बर्बाद हो रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान तबाह हो रहा है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और भी कहूंगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान की नेशनल लीडरशिप के कांधों पर है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक एक इंसान के कत्ल का लहू जो मैं देखता हूं वो देखता हूं आसिफ अली जरदारी के हाथों पर, वो देखता हूं वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथों पर, वो देखता हूं 3 मरतबा के वजीर आजम नवाज शरीफ के हाथों पर, वो देखता हूं मौलाना फजल रहमान के हाथों पर। इतनी खामोशी इन्होंने अख्तियार कर रखी है बलूचिस्तान के मामले पर कि जैसे बलूचिस्तान इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मौलाना फजल रहमान क्या कहूं मैं
میرے منہ سے کچھ الفاظ نکل جائیں گے جو بہت تکلیف کا باعث بنیں گے، لیکن اس وقت ان کی خاموشی یہ مجرمانہ خاموشی ہے، یہ قومی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں پر پچھلے کچھ دنوں میں کیا کیا ہوتا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 16 جون کو سوئی سے مہران بگٹی، مہردل بگٹی اور اپنا گل بگٹی کو جو ہے وہ کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ پھر 12 جون کو ڈیرہ بگٹی میں علی بیگ بگٹی کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا جو لاپتہ تھا، اور اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ یوسف بگٹی کو پھر قتل کر دیا گیا، 12 اکتوبر کو انہیں لاپتہ کیا گیا تھا اور 12 جون کو ان کی ڈیڈ باڈی ملی۔ پھر 12 جون کو ہی یعنی 19 مارچ سے 19 مارچ 2025 سے لاپتہ زاہد بگٹی کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ پھر 11 جون کو 1 فروری 2025 سے لاپتہ علی محمد کی لاش ملتی ہے۔ اس کے علاوہ گوٹی جمال بگٹی سے جو ہے وہ جابل بگٹی 31 سالہ کو لاپتہ کیا گیا۔ پانی کا معاملہ وہاں پر انتہائی سنگین ہے، شدید قلت کا وہاں پر سامنا ہے۔ ان کے حلقوں کا بڑا حصہ سوئی گیس سے محروم ہے۔ سرفراز بگٹی کے دور میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ کہ بلوچستان میں ماورائے عدالت قتل ہوئے، یہ میری بات نوٹ کر لیں، سب سے زیادہ اگر قتل ہوئے ہیں ماورائے عدالت تو وہ سرفراز بگٹی کے دور میں ہوئے ہیں۔ جبری گمشدگیاں بھی ریکارڈ ہیں۔ سیاسی انتقامی کارروائیاں یہ ہیں کہ عورتوں کو انہوں نے جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی کہ انسداد دہشت گردی بلوچستان ایکٹ میں جو ترامیم کی گئیں، یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بے تحاشا اختیارات دے کر سرفراز بگٹی نے اپنی ناک کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیا۔ اب ان کی مرضی ہے، جس کو جہاں سے جیسے چاہیں اٹھائیں، جہاں چاہیں رکھیں، زندہ رکھیں، مار دیں۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رحم و کرم پر ہے۔ کیا کہہ سکتا ہوں میں، لیکن سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں۔ گزشتہ شب بھی ڈیرہ بگٹی کے کچھ علاقوں پر مارٹر شیل فائر کیے گئے۔ جانی نقصان تو کوئی نہیں ہوا، لیکن یہ بہت بڑا معاملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے، تو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے آج صبح ہی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، یعنی اپنی بہن نادیہ بلوچ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جی جو اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ابھی تک یعنی جو اسٹیٹمنٹس انہوں نے دیے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اسٹیٹمنٹ دیے تھے اس کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ان اسٹیٹمنٹس پر ابھی تک کوئی اپنا معافی نہیں مانگی تھی، اور انہوں نے بہت اہم جو معاملہ اٹھایا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ 23 مئی اور 2 جون کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنسز کی تھیں، اور ان پریس کانفرنسز میں میڈیا سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا شیطانی چہرہ بے نقاب کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ماہرنگ بلوچ ناروے جاتی ہے تو اس کو ٹکٹ کے پیسے کون دیتا ہے؟ اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسی وقت بلوچستان کے حوالے سے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ وہ کیا کہا تھا وہ میں نے کل کے ولاگ میں بھی رکھا تھا اور آج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ان میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو دہشت گردوں کی یا شدت پسند آرگنائزیشن بلوچستان میں جو ہے ان کا پولیٹیکل فیس قرار دیا تھا۔ ان کو جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو مروا کر پھر ان کی لاشوں پر سیاست کرنے والی قرار دیا تھا۔ تو اس معاملے پر پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ڈی جی آئی ایس پی آر کو لیگل نوٹس جاری کیا جائے۔ آج جو ایک نوٹس جاری ہوا ہے اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے سیکشن 8 کے تحت جاری کیا گیا ہے، اور یہ 15 صفحات کا اپنا نوٹس ہے جو جاری کیا گیا ہے ایڈوکیٹ ایمان زینب مزاری اور ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ کی جانب سے، اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہا گیا ہے کہ وہ 14 روز کے اندر اپنی پوزیشن واضح کریں، کیونکہ ان کی جو ایک پریس کانفرنسز تھیں 23 مئی اور 2 جون کی، ان پریس کانفرنسز میں جس نوعیت کے بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات عائد کیے گئے تھے، ان کی وجہ سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو کہ بی بی سی کی طرف سے بتایا جانے والا کہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ 100 پاورفل ترین لوگوں میں شامل ہوتی ہیں، جبکہ ٹائم میگزین کی طرف سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو آنے والے وقت کے حوالے سے ایک بہت بڑی لیڈر تک کا قرار دیا گیا، جس کو نوبل
इनाम के लिए नामजद किया गया है, उस पर इस तरह के इल्जामात आयद करके उनकी साख को और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स से रिलेट करती है, यानी बलोच यकजहती कमेटी जो मिसिंग पर्सन्स के केसेस को ज्यादातर देखती है, उनकी साख को बहुत बुरे तरीके से नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वो या तो 1 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें, या तो 14 रोज में अपनी पोजीशन वाजे करें, यानी दूसरे लफ्जों में यूं है कि 14 रोज के अंदर या तो माफी मांगे, या तो इल्जामात सबूत करें, या तो फिर 14 रोज के बाद डॉक्टर महरंग बलोच के बियाह पर हमें यह अख्तियार हासिल होगा कि हम आपके खिलाफ लीगल नोटिस जारी करें। आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जो डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं, उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात आयद किए थे वो क्या थे, जरा मुलाहिजा फरमाएं। रियल फेस, वो जो आप बात कर रही हैं बीवाईसी की, महरंग बलोच की, अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो के इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दहशतगर्द की ना इसका कोई इंसानी से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक है। वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरते हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनकी डीएनए कराते हैं, शनाख्त कराते हैं, उनमें से आधे तो जो उनसे उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, दहशतगर्दी होती है ना, मासूम लोगों के ऊपर हमला होता है ना। हु इज शी एंड हु आर दे कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें दें? ये तो उनके लवाहिकीन को जाएंगी, स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी, स्टेट का एक प्रोसेस है। तो अब तो दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि शी एंड दिस बीवाईसी इज अ प्रॉक्सी ऑफ द टेररिज्म। लेते हैं, आपने वो डॉक्टर साहबा का नाम लिया और डॉक्टर साहबा को पूछें कि आप एक तरह रोती हैं कि जी मैं तो बड़ा अपना वो स्कॉलरशिप में पढ़ी हूँ, तुम्हारे नॉर्वे के टिकट कौन देता है, तुम्हें पैसा कौन दे रहा है, तुम्हारे जलसों का खर्चा कौन उठा रहा है, ये जो यहूदो हनूद है ये तुम्हें इतनी सपोर्ट क्यों कर? जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, उन दहशतगर्दों की लाशों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो तो दहशतगर्द है, उन्होंने औरतों को, बच्चों को, लोगों को मारा है और अपने ही जलसों में अपने ही लोगों को मरवा के उनकी लाशें लेके फिर तुम सियासत करती हो। तो तुम क्या हो? तुम खुद भी दहशतगर्दी प्रॉक्सी हो, भी दहशतगर्दी प्रॉक्सी हो, करती प्रॉक्सी हो। ये सब कितना तो हिंदुस्तान है, कितना तो हिंदुस्तान है, इतना तो हिंदुस्तान है। और आपको बलूचिस्तान के अवाम को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की ना पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है, ना बलूचिस्तान से कोई हमदर्दी है। वो अजली दुश्मन है पाकिस्तान का। ये इंसानियत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना इनका बलोचियों से ताल्लुक है। ये वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। बलूचिस्तान है टू स्टैंड अप। ये जो आपको बेवकूफ बनाने के इन इल्जामात के बाद आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर महरंग बलोच की साख इंटरनेशनल लेवल पर किस कदर मुतासिर हुई होगी? यानी दुनिया भर में जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एमनेस्टी हो या फिर कोई भी हो, उनके सामने डॉक्टर महरंग बलोच की क्या पिक्चर बनी होगी। लेकिन उन्होंने इनको रियासती इल्जाम समझकर मुस्तरद कर दिया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर महरंग बलोच की तरफ से भी डीजी आईएसपीआर को जवाब देते हुए उनसे सबूत तलब किए थे, जबकि डीजी महरंग बलोच के अहले खाना की तरफ से भी डॉक्टर अपना डीजी आईएसपीआर को कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने के हवाले से एक लेटर जारी किया था। जबकि बीवाईसी ने भी डीजी आईएसपीआर से इल्जामात के सबूत तलब किए थे। लेकिन इसके बावजूद कि आज डीजी आईएसपीआर ने कराची में खिताब किया, बलूचिस्तान को पाकिस्तान का दिल करार दिया, लेकिन इन इल्जामात के हवाले से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।